इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। रात के 12 बज रहे थे। हवेली से अंदर घुसता हुआ अभिजीत एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसके अंदर से कुछ लोगों के बात करने की आवाजें आ रही थी। तो अभिजीत उस कमरे के अंदर चला गया। उस कमरे के अंदर 6 आदमी थे, जिनमें से 2 आदमी मरे हुए थे और 4 आदमी जिंदा। चारों जिंदा आदमियों में से एक आदमी जो थोड़ा मोटा और छोटी कद का था, उसका नाम था डॉक्टर सालुंखे। वो पुलिस टीम के मेडिकल एग्जामिनर हेड थे। डॉक्टर सालुंखे उन दोनों लाशों के बीच बैठकर उनका निरीक्षण कर रहे थे। मरने वाले दोनों आदमियों की उम्र करीब 60 के आसपास रही होगी। उन दोनों के माथे के बीचों बीच एक एक छेद था और उन छेदों में एक एक गोली धसी हुई थी। किसी ने उन्हें गोली मारी थी। अभिजीत को कमरे में अंदर आते देख डॉक्टर सालुंखे मुस्कुराते हुए खड़े उठे और बोले, देखो कौन आए हैं, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। बड़े काबिल ऑफिसर हैं ये। 6 महीने पहले इन्होंने अपनी काबिलियत का नमूना दिखाया था, मुझे गलत साबित करके। अरे सर, क्या आप भी मेरी टांग खींच रहे हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत बोला। लगता है आप उस घटना को अभी तक भुला नहीं पाए। आपने कहा था कि वो एक सुसाइड है और मैंने कहा था कि कत्ल, और देखो आज कातिल सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। हम सबसे कभी ना कभी गलती हो ही जाती है, जैसे उस केस में आपसे हुई थी। इंस्पेक्टर अभिजीत की इस बात को सुनकर डॉक्टर सालुंखे के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। डॉक्टर सालुंखे बोले, मैं क्या, अभी तक उस बात को कोई भी नहीं भुला पाया। आज तक सब मेरी गलती पर मुझ पे हंसते हैं। खैर, इस केस की गुत्थी भी तुमने ही सुलझानी है। यहाँ पर मरे पड़े दोनों आदमियों में से एक का नाम नागेंद्र बजाज है, जो कि शहर के एक बेहद रईस व्यक्ति हैं, और ये जो दूसरे हैं, इनका नाम है महेंद्र आर्या। इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। फिर अभिजीत बोला, ओके, और क्या जानकारी है इनके बारे में? मगर डॉक्टर सालुंखे कुछ नहीं बोले। उनकी जगह उनका एक असिस्टेंट सामने आया और सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत से बोला, जरा अच्छे से देखिए इंस्पेक्टर, ये दोनों सिर पर गोली लगने की वजह से मारे गए हैं। इस बात पर कोई शक नहीं। कातिल ने दोनों के माथे पर पिस्तौल सटाकर गोली मारी है। इन दोनों लाशों के बीच की दूरी करीब 10 गज है और जिस पिस्तौल से गोली मारी गई है वो पिस्तौल इन दोनों लाशों के बीच गिरी पड़ी है। अभिजीत बोला, ओह, तो इससे क्या पता चलता है? डॉक्टर सालुंखे का असिस्टेंट बोला, सर, यही तो आपको पता लगाना है कि इन दोनों लाशों में से मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन, किसका कत्ल हुआ है और किसने सुसाइड किया है। अभिजीत उस असिस्टेंट की बातें सुनते सुनते कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। फिर वो उस कमरे से बाहर निकलकर हॉलवे की तरफ चल दिया और फिर उसने एक सब इंस्पेक्टर फिरोज को अपने पास बुलाया। सब इंस्पेक्टर फिरोज उस वक्त एक काला बैग पकड़े इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी टेक्निकल सामान उस बैग में रखने में व्यस्त था। अभिजीत ने फिरोज से पूछा, फिरोज, क्या तुम्हें उस पिस्तौल में कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? फिरोज बोला, हाँ सर, कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और वो प्रिंट्स उन दोनों ही आदमियों के हैं जिनकी लाशें अंदर कमरे में पड़ी हैं। अभिजीत ने फिर पूछा, और डर्मल नाइट्रेट टेस्ट किया तुमने, क्या पता चला? फिरोज बोला, जी सर, गन पाउडर का रिएक्शन भी पता चला है। अभिजीत ने फिर पूछा, ओके, तो किसके हाथों में गन पाउडर मिला? फिरोज बोला, सर, दोनों के ही हाथों में हमें गन पाउडर मिला है। अभिजीत गहरी सांस छोड़ता हुआ बोला, इनमें से कौन विक्टिम है और कौन खूनी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर सालुंखे पहले से जानते हैं कि कातिल कौन है और किसने खुद को गोली मारी है। वो बस मुझे हराने के लिए बता नहीं रहे। वो तब तक नहीं बताएंगे जब तक मैं हार नहीं मान लेता। उसके बाद ही वो मुझे नीचा दिखाने के लिए अपनी बात बताएंगे। वो मुझ पर गुस्सा है क्योंकि कुछ महीने पहले मैंने एक केस में उन्हें गलत जो साबित कर दिया था। बस वो बदला लेना चाहते हैं। अभिजीत फिरोज से फिर बोला, ठीक है, मैं इस केस में अपना माथा फोड़ता हूँ, तुम चाहो तो जा सकते हो। इतना बोलकर अभिजीत उस कमरे में वापस आ गया जहां वो 2 लाशें, डॉक्टर सालुंखे, उनका असिस्टेंट और वो 2 लोग थे। वो फिर से उस कमरे को बारीकी से देखने लगा, मगर उसे वहां ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि उन दोनों में से पहले कौन मरा है। अब इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए उसके पास बस एक ही रास्ता था और वो था कत्ल का मोटिव। अभिजीत ने कमरे में मौजूद बाकी 2 लोगों की तरफ देखा
जिनसे डॉक्टर सालुंखे बात कर रहे थे और रिपोर्ट बना रहे थे। फिर डॉक्टर सालुंखे ने अभिजीत की तरफ देखकर कहा, अभिजीत, यह है सुमित बजाज, नागेंद्र बजाज के सुपुत्र, और ये है रजत आर्या, महेंद्र आर्या जी के पोते। ये लोग तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं। सुनो क्या कहते हैं ये। सुमित बजाज के बारे में थोड़ा बता दूं। सुमित की उम्र करीब 35-36 साल होगी। चेहरा कुछ खास नहीं, गालों में चर्बी जमी हुई है और सिर पर काले चमकदार घुंघराले बाल और शरीर में महंगे कपड़े। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि वो एक खाते पीते घराने से हैं। दूसरी तरफ रजत आर्या, जो कि उम्र में काफी कम था, वो किसी कॉलेज बॉय की तरह था। चेहरा चमकदार और दिमाग से अक्लमंद और तेज, ये उसकी आंखों से ही पता चलता है। सुमित बजाज गले की खराश को साफ करता हुआ बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरे डैड ने महेंद्र आर्या जी का खून नहीं किया, मुझे पूरा यकीन है। मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। मेरे पिताजी और महेंद्र आर्या एक मैन्युफैक्चरर कंपनी में पार्टनर थे और एक नए प्रोजेक्ट के लिए मेरे डैड ने मिस्टर महेंद्र आर्या को कुछ पैसे दिए थे। तभी रजत आर्या गुस्से से बीच में बोल पड़ा, असली बात को छुपा क्यों रहे हैं मिस्टर सुमित? भूलिए मत, मेरे दादा ने ही उस नए प्रोजेक्ट का आविष्कार किया था, जिसकी बदौलत आपके पिताजी ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। सुमित बोला, भूला नहीं हूं मैं, मुझे यह भी अच्छे से याद है कि मेरे डैड ने ही तुम्हारे दादा को सपोर्ट किया था। और एक और बात, तुम्हारे दादा का वो आविष्कार मार्केट में इतना सक्सेसफुल होगा ये कौन जानता था? मेरे डैड ने कहा था कि उन्हें मार्केट का फ्यूचर दिखाई दे रहा है और इसलिए मेरे डैड ने तुम्हारे दादा को काफी पैसे दिए थे। बदले में तुम्हारे दादा मेरे डैड को बार बार चोर कहते थे, उनका अपमान करते थे। ये सुनकर रजत लगभग चीखते हुए बोला, आपके डैड ने मेरे डैड को इसलिए पैसे दिए थे क्योंकि वो उसके हकदार थे। अभिजीत उन दोनों की बहस को बीच में रोकते हुए बोला, ठीक है, आप दोनों शांत हो जाएं। मैं समझ गया कि ये समस्या काफी पुरानी है, मगर ये घर तो मिस्टर बजाज का है ना, तो आपके दादाजी यहाँ क्या करने आए थे रजत? इसके जवाब में रजत बोला, अपने दादा को मैं ही यहाँ लेकर आया था इंस्पेक्टर। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। काफी दिनों से उनको एक चिंता सताई जा रही थी कि वो ज्यादा दिन और जिंदा नहीं रहने वाले, इसलिए वो मिस्टर बजाज के पास अपने हक का पैसा मांगने आए थे ताकि भविष्य में मुझे कोई परेशानी ना हो। मैं गेट के बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था, तभी सुमित बजाज मेरे पास आए और बोले कि हम दोनों ने दोस्ती ना करके बड़ी गलती की है। मिस्टर बजाज और मेरे दादा के बीच के झगड़े को खत्म करने के लिए हमें ही कुछ करना चाहिए। समझा, अभिजीत सिर हिलाते हुए बोला। अच्छा, जब घर में गोली चली तो आप दोनों कहाँ थे? रजत बोला, गेट के बाहर गाड़ी के पास। अभिजीत ने सुमित की तरफ देखा तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जब पहली गोली चली तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। हमारा गेट हवेली से थोड़ा दूर है, आपने देखा ही होगा। फिर हमें दूसरी गोली की आवाज आई, तब हमें समझ आया कि गोली की आवाज हवेली के अंदर से आ रही थी। हम दोनों हवेली की तरफ भागे कि तभी अंदर से एक और गोली चलने की आवाज आई। अभिजीत ने बीच में टोकते हुए पूछा, गोली की आवाज के साथ आपने कोई चीख सुनी थी? सुमित बोला, नहीं, मगर जब हम अंदर कमरे में आए तो देखा वो दोनों जमीन पर गिरे पड़े थे। रजत हक्का बक्का सा खड़ा था। तब मैंने सोचा कि उस कमरे के फोन से पुलिस को कॉल करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं दूसरे कमरे में पुलिस को कॉल करने चला गया। तब रजत वहीं उसी कमरे में था। जब सुमित ये कहानी बता रहा था तब डॉक्टर सालुंखे ने एक भूरे रंग की दवाइयों वाली शीशी को हाथ में लिया और उसे घुमा फिरा कर देखने लगे और अचानक से उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो जैसे वो कुछ समझ गए हों। सुमित बजाज बोला, डॉक्टर साहब, वो मेरे पिताजी का है। डॉक्टर सालुंखे मुस्कुराते हुए अभिजीत की तरफ देखते हुए बोले, क्या लगता है अभिजीत, खूनी कौन है? अभिजीत एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, बताऊंगा डॉक्टर, जरूर बताऊंगा, मगर मुझे ये कमरा खाली चाहिए। असली सच्चाई इस कमरे की ही कोई चीज मुझे बताएगी। डॉक्टर सालुंखे, सुमित बजाज और रजत आर्या तीनों उस कमरे से बाहर चले गए। डॉक्टर सालुंखे का असिस्टेंट कुछ देर पहले ही लैब जा चुका था। उनके जाने के करीब आधे घंटे तक इंस्पेक्टर अभिजीत उस कमरे की जांच करता रहा, मगर उसके काम आ सके ऐसा कोई सुराग अभिजीत को नहीं मिला। वो कमरे से बाहर निकला। बाहर मुर्दा घर से आए हुए कुछ लोग खड़े थे जो उन दोनों लाशों को ले जाने आए थे। अभिजीत ने उन्हें कमरे में बुलाया और खुद सुमित बजाज और रजत आर्या को ढूंढने निकल पड़ा। सुमित और रजत लिविंग रूम में बैठे हुए थे। दोनों ड्रिंक कर रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। रजत की उम्र नहीं थी ये सब करने की, मगर वो बेझिझक ड्रिंक कर रहा था और सिगरेट के कश मार के धुआं उड़ा रहा था।
अभिजीत को लिविंग रूम में आता देख रजत ने तुरंत अपना गिलास छुपा दिया और सिगरेट बुझाकर ऐश ट्रे में डाल दी, मगर अभिजीत ने ऐसा करते हुए उसे देख लिया था। सुमित ने अभिजीत से पूछा, इंस्पेक्टर, हम इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं। आप बताइए, आपकी जांच कहां तक पहुंची? क्या आपको पता चला कि असली कातिल कौन है? अभिजीत लिविंग रूम में इधर उधर नजर दौड़ाता हुआ सुमित से बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं। फिर वो सुमित और रजत की तरफ देख कर बोला, हाँ, मगर मुझे लगता है कि आप दोनों मुझे कोई सुराग दे सकते हो। फिलहाल मुझे अभी तक बस यही पता चला है कि दोनों की मौत गोली लगने से हुई है। उन दोनों में से एक कातिल है और दूसरा विक्टिम। पिस्तौल में से दोनों की ही उंगलियों के निशान मिले हैं और इस पिस्तौल में से 2 गोलियां गायब हैं। एक का खून करने के बाद दूसरे ने अपने माथे पर पिस्तौल सटाकर गोली मारी और गोली के फोर्स के कारण वो दूर जा गिरा और पिस्तौल उन दोनों के बीच में गिर गई। एविडेंस देखकर यह भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर में कौन मरा है। तो अब सच जानने के लिए आप दोनों के बयान बहुत जरूरी हैं। अभिजीत ने अपनी बात खत्म की तो रजत बोला, सॉरी इंस्पेक्टर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि आपकी ही तरह यह घटना मेरे लिए भी रहस्य ही है। फिर अभिजीत ने सुमित और रजत से पूछा, क्या आप दोनों ने डॉक्टर सालुंखे को कोई अजीब चीज करते देखा? मुझे लगता है कि उन्हें हकीकत पता चल चुकी है। सुमित बोला, नहीं, हमने तो नहीं देखा, मगर आप उनसे सामने से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? बाहर उनकी गाड़ी अभी तक खड़ी है, लगता है वो आसपास ही कहीं होंगे। अभिजीत तुरंत हवेली से बाहर गया। बाहर डॉक्टर सालुंखे की गाड़ी खड़ी थी, जबकि उन्हें तो इस वक्त लाशों के पोस्टमार्टम के लिए मॉर्ग में होना चाहिए था। अब अभिजीत डॉक्टर सालुंखे को ढूंढने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, रात काफी हो चुकी थी, लेकिन हवेली में जलती लाइट की वजह से आसपास नजर आ रहा था। तभी अभिजीत को झाड़ी के पीछे कुछ दिखाई दिया। अभिजीत ने पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस झाड़ी में एक और लाश पड़ी हुई थी और वो लाश थी डॉक्टर सालुंखे की। अभिजीत ने देखा उनके गले के चारों तरफ काला नीला दाग था। किसी ने उनका गला घोंटकर उन्हें मार डाला था। अभिजीत ने डॉक्टर सालुंखे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, मगर उसने देखा कि डॉक्टर के पैंट की जेब बाहर निकली हुई थी। अभिजीत समझ गया था कि डॉक्टर सालुंखे को कोई सुराग मिल गया था और उन्हें सुराग लेते हुए खूनी ने देख लिया था, वरना वो डॉक्टर को बेवजह मारता ही क्यों। अभिजीत हवेली के अंदर आया। उसने देखा सुमित और रजत अभी भी लिविंग रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। अभिजीत ने उनसे पूछा कि मर्डर रूम से बाहर जाने के बाद उन्होंने क्या क्या किया। रजत बोला, मैं तो यहीं आसपास टहल रहा था। सुमित बोला, मैं ऊपर वाली मंजिल पर अपने कमरे में बैठा हुआ था। क्यों, क्या हुआ? अभिजीत बोला, डॉक्टर सालुंखे का खून हो चुका है। ये बात सुनकर दोनों चौंक पड़े। अभिजीत आगे बोला, किसी ने उनका खून करके सबूत उनसे ले लिया है। वैसे मुझे इसमें एक सुराग मिला है। फिर वो रजत से बोला, रजत, अगर तुम्हारे दादाजी विक्टिम साबित होते हैं तो तुम मिस्टर बजाज की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग सकते हो। फिर वो सुमित बजाज की तरफ देखकर बोला, और अगर आपके पिताजी विक्टिम साबित होते हैं तो आप इस पूरी जायदाद के अकेले मालिक होंगे और यही आप दोनों का मोटिव हो सकता है डॉक्टर सालुंखे का खून करने के पीछे, क्योंकि वो जान चुके थे कि कौन कातिल है और कौन विक्टिम। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप दोनों यहां से कहीं जाएंगे नहीं। इतना कहकर अभिजीत रूम से बाहर निकला और सीधे उस कमरे में गया जहां खून हुआ था। अंदर जाकर वो एक कुर्सी में बैठा और फिर वो इस कमरे में आने से लेकर डॉक्टर सालुंखे के कमरे से बाहर जाने तक का एक एक लम्हा याद करने लगा। उसकी आंखों के सामने एक एक सीन घूमने लगे, मगर उसे कोई ऐसी चीज याद नहीं आई जो उसके काम आ सके। अभिजीत ने सोचा, सबूत डॉक्टर सालुंखे की जेब में ही था, मगर वो पूरे वक्त कुछ खास एक्साइटेड नजर नहीं आए। तभी अभिजीत की नजर सामने रखे टेबल पर गई। उसने देखा टेबल के कोने में पानी का एक जग और एक कांच का गिलास रखा हुआ था। उस गिलास में आधा पानी भरा हुआ था। उस गिलास को देखते हुए अभिजीत यही सोच रहा था कि क्या इस गिलास के साथ डॉक्टर सालुंखे का कोई कनेक्शन हो सकता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने खुद को उन दोनों मरे हुए लोगों की जगह रख के सोचा, वो दोनों मरे हुए लोगों में से किसी एक ने शायद पानी पिया होगा, मगर वो दोनों इतने गुस्से में थे कि खून करने पर उतारू हो गए। तो क्या झगड़े के बीच कोई पानी पीकर फिर से झगड़ा करेगा, और वो भी सिर्फ आधा गिलास? ऐसा मुमकिन नहीं है। हो सकता है किसी ने दवाई खाई हो। तभी अचानक से एक दृश्य अभिजीत की आंखों के सामने उभर आया, जिसमें डॉक्टर सालुंखे एक भूरे रंग की शीशी को घुमा फिराकर देख रहे थे।
अभिजीत के मन में सवाल आया कि आखिर वो भूरी शीशी अब कहाँ है। अभिजीत को याद आया जब सालुंखे उस शीशी को देख रहे थे तब सुमित ने कहा था कि वो शीशी उसके पिताजी की है। तभी अभिजीत ने सुमित को आवाज दी और सुमित दौड़ता हुआ उस कमरे में आ गया। अभिजीत ने पूछा, क्या आपके पिताजी बीमार थे? क्या वो दवाई लेते थे? सुमित ने जवाब दिया, हाँ, वो कैप्सूल खाते थे। डॉक्टर के कहे मुताबिक सही समय में खाना पड़ता था, हर 3 घंटे के बाद। डिनर के वक्त उन्होंने एक खाया भी था, करीब 7 बजे। अभिजीत बोला, फिर तो रात के 10 बजे उन्हें एक और कैप्सूल खाना था। वो कत्ल उसी वक्त हुए थे। तब मिस्टर महेंद्र आर्या के साथ थे आपके पिताजी। और हाँ, एक और बात पूछनी थी आपसे, आपके पिताजी मेडिसिन कहाँ से खरीदते थे? सुमित ने कुछ पल सोचकर कहा, हिमालयन फार्मेसी से। असल में आप ढूंढ क्या रहे हैं इंस्पेक्टर? एक खूनी को, अभिजीत बोला। फिर उसने मॉर्ग में कॉल किया और जो डॉक्टर उन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम करने वाले थे उनसे कहा कि पहले नागेंद्र बजाज का पोस्टमार्टम करे और दूसरी जरूरी बातें उन्हें बता दी। उसके बाद अभिजीत एक कुर्सी में बैठा। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और एक सिगरेट जलाई और एक बड़ा सा कश भर के उसने सीलिंग की तरफ देखकर एक सफेद गाढ़ा धुआं छोड़ते हुए सोचा कि आखिर उसने इस रहस्य से पर्दा उठा ही दिया। हालांकि डॉक्टर सालुंखे ने वो सुराग छुपा दिया था, फिर भी इस केस का श्रेय वो डॉक्टर सालुंखे को ही देगा। अपने करियर के अनुभव और दिमाग के बलबूते पर कुछ बहुत ही कीमती चीज वो जान गए थे। 1 घंटे बाद अभिजीत को एक कॉल आया और उसने कॉल उठाकर अपनी पॉकेट डायरी में कुछ चीजें नोट कर ली। फिर उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर टेबल पर रख दी और सुमित और रजत को कमरे में बुलाया। अभिजीत बोला, सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं मुझे। किसने किसका खून किया है वो भी मैं जान गया हूं। डॉक्टर सालुंखे उस वक्त ये सब नहीं जानते थे, मगर एक कमाल का सुराग उनके हाथ लग गया था और आप में से किसी एक को वो बात पता चल गई थी। मुझे उस आदमी पर इसलिए शक हो रहा है क्योंकि उसने डॉक्टर सालुंखे को वो मेडिसिन की शीशी लेते हुए देख लिया था। सुमित ने डरते हुए अभिजीत की तरफ देखा। डॉक्टर सालुंखे का खून मैंने नहीं किया, वो बोला। मैं तो दूसरी मंजिल पर था। रजत चुपचाप खड़ा था। उसे देखकर अभिजीत बोला, रजत, मैं जानता हूं तुम्हारे दादा ही खूनी है। वो यहाँ पर आए थे मिस्टर बजाज पर दबाव डालकर पैसा मांगने, मगर जब दबाव डालने से बात नहीं बनी तब तुम्हारे दादा ने मिस्टर बजाज पर हमला कर दिया। तभी मिस्टर बजाज ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से तुम्हारे दादा पर गोली चलाई जो खिड़की से बाहर चली गई। उसके बाद तुम्हारे दादा ने पिस्तौल छीनकर मिस्टर बजाज के माथे पर गोली मार दी और मिस्टर बजाज मर गए। पर लगता है ऐसा करने के बाद उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया था। होश संभालने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने एक खून कर दिया है, इसलिए इस पश्चाताप में उन्होंने खुद को मार डाला। सिचुएशन के हिसाब से खूनी कौन है ये ढूंढना मुश्किल हो गया था, पर सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। 3 गोलियां चली थी, तुम लोगों ने ही कहा था ना मुझसे, पर उस 6 बुलेट्स वाली पिस्तौल में अभी भी 4 गोलियां बाकी हैं। इसका मतलब है कि जो गोली खिड़की से बाहर चली गई थी उसकी जगह किसी ने एक नई गोली पिस्तौल में भरकर रख दी, और ये काम तभी मुमकिन है जब कोई इस कमरे में कुछ देर के लिए अकेला रहा होगा। जब सुमित दूसरे कमरे में पुलिस को कॉल करने के लिए गया था तब रजत इस कमरे में अकेला था। रजत बीच में चिल्लाते हुए बोला, कोई सबूत नहीं है आपके पास? ये सब आप सिर्फ अपने अनुमान से कह रहे हैं, इन सब बातों का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अभिजीत बोला, अनुमान नहीं है दोस्त, फैक्ट है। आगे सुनो। रात के 10 बजे मिस्टर बजाज ने अपना कैप्सूल खाया था। तब तुम्हारे दादा यहाँ इसी कमरे में मौजूद थे। उसके 2-3 मिनट के बाद ही मिस्टर बजाज मारे गए। अगर किसी शख्स के मन में खून या आत्महत्या जैसे विचार हो तो वो समय से मेडिसिन खाने का नहीं सोचता, यहाँ तक कि अगर वो बहुत ज्यादा बीमार भी हो तब भी नहीं। वैसे भी मेडिसिन खाने के बाद उसे हजम होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए अगर मिस्टर बजाज इस कमरे में आखिरी जिंदा इंसान होते, मतलब कि तुम्हारे दादा का कत्ल करने के बाद अगर वो 4-5 मिनट भी जिंदा होते तो वो मेडिसिन काफी हद तक हजम हो चुकी होती। मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऐसा नहीं कह रही। उस रिपोर्ट के हिसाब से मिस्टर बजाज जब मारे गए तब वो कैप्सूल उनके पेट में सही सलामत था, और इससे यही साबित होता है कि मिस्टर बजाज ही पहले मारे गए थे, यानी कि उनका खून हुआ था जो कि तुम्हारे दादा ने किया। रजत बोला, तो उसमें क्या है इंस्पेक्टर? क्या आप मेरे दादा को सजा दे सकते हैं? क्या उन्हें सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, अभिजीत बोला। खूनी का वारिस ये जानता था, मतलब वो जानता था कि किसने किसका खून किया है, और उसे ये भी पता चल गया था कि इस सच्चाई को डॉक्टर सालुंखे समझ चुके हैं, इसलिए उसने उनका खून कर दिया। मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ रजत। रजत ने सुमित को धक्का दिया और वहां से भागने लगा,
मगर अभिजीत ने उस पे पिस्तौल तानते हुए कहा, पिस्तौल की गोली से तेज नहीं भाग पाओगे रजत, इसलिए कोशिश भी मत करो। रजत उस कमरे के दरवाजे पर हाथ ऊपर किए हुए खड़ा हो गया। वो पलटा तो उसने देखा अभिजीत की पिस्तौल से एक लाल लेजर लाइट उसके सीने पर पॉइंट किए हुए थी और अभिजीत मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ में हथकड़ी लिए खड़ा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।